डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पटना में छात्रों का प्रदर्शन, बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम में बदलाव की मांगों को लेकर सीएम हाउस घेरने निकले छात्र, पुलिस और छात्रों के बीच हुई झड़प, छात्रों पर लाठीचार्ज, दौड़ाकर पीटा। लखनऊ में यूपी पीएससी छात्रों ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर किया प्रदर्शन, सैकड़ों की संख्या में पहुंचे छात्रों ने हाथों में तख्ती और बैनर लेकर दर्ज किया विरोध। डिप्टी सीएम ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से की बातचीत। लखनऊ में सीएम योगी ने कृषि विभाग और मंडी परिषद में 3,572 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। सीएम योगी ने 2017 से पहले की भर्ती प्रक्रिया पर साधा निशाना, कहा सपा सरकार में नौकरी का विज्ञापन निकलते ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकलना पड़ता था। नागपुर में गडकरी ने दिया रिटायरमेंट का संकेत, गडकरी बोले अब मैं पहले की तरह ज्यादा काम नहीं कर सकता, अब नई पीढ़ी के हाथ में देना चाहिए काम। गडकरी के बयान पर सियासी अटकलें शुरू। स्कूल में हिजाब पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, स्कूल में स्कार्फ या हिजाब पहनने की अनुमति नहीं। कोर्ट ने कहा ड्रेस कोड पंथ निरपेक्षता को मजबूत करने वाला, हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं। पत्थरबाजी में टाउन डीएसपी कामाख्या नारायण सिंह घायल हुए हैं, वहीं एक छात्र का सिर फट गया और एक छात्रा बेहोश हो गया। आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी है। इससे पहले डाक बंगला पर सीआरपीएफ जवानों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर कर रही थी। आपको बताएं कि पानी की बौछार में प्रदर्शन कर रहे छात्र शैंपू लगाकर नहाते हुए भी दिखाई दिए। छात्रों के प्रदर्शन के बीच बंकर गाड़ी बुलाई गई। इस गाड़ी का इस्तेमाल अमूमन नक्सली इलाकों में किया जाता है। पटना में छात्रों के प्रोटेस्ट पर सीजेपी नेता सौरभ दास ने कहा कि पूरा सिस्टम चरमराकर गिरता हुआ दिख रहा है। भारत में ऐसे दृश्य देखकर यकीन करना मुश्किल है। शुरू से ही उदासीनता, असक्षमता और भ्रष्टाचार को हिंदू, मुस्लिम और अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति के पर्दे के पीछे छिपाया जाता रहा है, लेकिन अब उस राजनीति की भी एक्सपायरी डेट आ गई है। अब सत्ता में बैठे लोग क्या करेंगे? हम तमाम छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर चुके हैं और सरकार को कह देना चाहते हैं कि अपना अकाउंटेबिलिटी तय करे, नहीं तो ये सरकार छात्र छात्राएं और खदेड़ने का काम करेंगे। जिंदाबाद। विभिन्न जो प्रोटेस्ट कराए गए थे उसी में लोग यहाँ पे आए थे और जेपी गोलंबर से होते हुए लोग यहाँ डाक बंगला पहुंचे थे। भीड़ को समझाने की कोशिश की जा रही थी और लगातार पुलिस बल के द्वारा उनको समझाया भी जा रहा था कि वो शांति से रहें और उनकी बातें जो है वो पहुंचाई जाएंगी। और बीच में जो वाटर कैन का भी इस्तेमाल किया गया है और बाद में फिर भीड़ जब थोड़ी उग्र हो रही थी उन्हें समझा बुझा के चीज़ों को भी कंट्रोल में किया गया है। अभी नॉर्मल चीज़ें हो रही हैं और ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से करवा रहे हैं। अभी कुछ डेलीगेशन गए हुए हैं और जो अन्य लोग के भी होंगे डेलीगेशन भेजा जाएगा। अभी हम लोग पता करवा लेंगे। अभी लोगों को ले आया जा रहा है, जब रास्ता पूरा क्लियर हो जाएगा तो पता। लखनऊ में मंगलवार को यूपीएससी के अभ्यर्थियों ने वेटिंग लिस्ट की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बारिश के दौरान भी भारी संख्या में छात्र आवास के बाहर डटे रहे। प्रदर्शन को देखते हुए ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई और मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम आवास से बाहर निकले और उन्होंने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से बातचीत कर उनकी मांगे सुनी। उन्होंने कमीशन से चेयरमैन से बात की है और छात्रों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने का आदेश दिया। इसके बाद अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन खत्म किया। उप मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लेते हुए जल्द निर्णय का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन से इस मुद्दे पर बात की है और अभ्यर्थियों की समस्याओं को सुनकर जल्द से जल्द समाधान करने के लिए कहा है। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि भर्ती के विज्ञापनों के लिए उपलब्ध रिक्तियों को जल्द जारी किया जाए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारी सरकार हर हाल में युवाओं छात्रों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि हमने आज कमीशन के सामने भी उनकी चिंताएं रखी है। उम्मीद है कि सरकार और कमीशन के बीच तालमेल बिठाकर हम जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान कर लेंगे।
सीजेपी ने फिर से दिल्ली में विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है। पार्टी का आरोप है कि सरकार ने जुलाई के आंदोलन के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं किया है और इसी के विरोध में दिल्ली में मार्च का ऐलान किया गया है। कांग्रेस जनता पार्टी ने एक बार फिर से बड़ी घोषणा की है। सीजेपी ने आगामी 5 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकालने का देशव्यापी आह्वान किया है। आपको बता दें कि सीजेपी ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने 25 जुलाई को युवाओं से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। इस वजह से इस मार्च का ऐलान किया गया है। सीजेपी ने कहा कि सरकार के वादों के बाद ही युवाओं ने सद्भावना दिखाई है और अपना देशव्यापी विरोध प्रदर्शन वापस लिया था। कांग्रेस जनता पार्टी ने जानकारी दी है कि 5 सितंबर को होने वाला ये शांतिपूर्ण मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक जाएगा। Always protested peacefully. We have always cooperated with the police, and we were at Jantar Mantar for more than a month, and not a single case of anything which was problematic had come out. The brutality happened from the police's side. Antisocial elements from the BJP RSS had come in and they had created chaos. But from our side, well-meaning people, young people, the Gen Z, none of us made any problems in those 35-36 days. So similarly, India Gate belongs to the people of this country. India Gate has been witness to historic protests across decades, and therefore again once more the time has come that we reclaim our spaces. Those are our spaces that have been taken away from us, and a peaceful march takes place from there to the Delhi Police HQ. यूपी में 3,572 युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा मिला। सीएम योगी ने इनको नियुक्ति पत्र सौंपे। कृषि विभाग और मंडी परिषद में इन सभी को नियुक्तियां मिली है। इस मौके पर सीएम ने ऐलान किया है कि अगले 6 महीने में 1 लाख नौकरियां देंगे। लखनऊ में 3,446 प्राविधिक सहायकों और 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पारदर्शिता के साथ नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करना अपने आप में चुनौती है। बिना भेदभाव और आरक्षण नियमों के अनुरूप योग्य अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति पत्र मिले, ये सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन भर्ती बोर्ड इसमें सफल रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अब तक 9,30,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी देने में सफल रही है और किसी भी नियुक्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। उन्होंने साल 2017 से पहले की भर्ती प्रक्रिया पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय विज्ञापन निकलने के बाद चाचा भतीजे की जोड़ी और पूरा खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था, जबकि नौजवान भटकता रहता था और परिणाम नहीं आता था। सीएम योगी ने कहा कि उस दौर में भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए थे और आखिरकार न्यायालय को हस्तक्षेप करते हुए नियुक्तियों पर रोक लगानी पड़ती थी। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और मेरिट को प्राथमिकता दी है। बताते हुए प्रसन्नता है कि इस दौरान हमारी सरकार ने 9,30,000 से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है और एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। हमने पहले दिन से तय कर रखा है कि जो 17 के पहले की परिपाटी थी कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान फिर वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता। नौजवान भटकता रहता था, परिणाम नहीं आता था और अंततः माननीय न्यायालय को कोर्ट में स्टे लगाना पड़ता था। आज के दिन पर पारदर्शी तरीके के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करना अपने आप में एक चैलेंज है और उसमें भी बिना भेदभाव के आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है और इसे गडकरी के रिटायरमेंट से जोड़कर भी देखा जा रहा है। गडकरी ने कहा कि अब मैं पहले की तरह ज्यादा काम नहीं कर सकता। अब नई पीढ़ी के हाथ में काम देना चाहिए। नागपुर में कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि आजकल मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता, जिस समय कर सकता था उस समय किया। अब मेरी सहभागिता कम हो गई है। नई पीढ़ी के हाथ में काम देना चाहिए। नई पीढ़ी आई है, पुराने लोग उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं। गडकरी ने आगे कहा कि आने वाले समय में ये काम इतना बढ़ेगा कि महाराष्ट्र के एक भी आदिवासी गांव में अंधेरा नहीं रहेगा और हर जगह विकास की तस्वीर दिखाई देगी। गडकरी के इस बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये उनके राजनीतिक सफर में नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपने का संकेत है। हालांकि उन्होंने अपने बयान में राजनीतिक संन्यास या सक्रिय राजनीति से हटने की कोई घोषणा
घोषणा नहीं की, लेकिन इसे संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के जैसे जैसे सियासी समीकरण बन रहे हैं, सत्ता के गलियारों से लेकर राजनीतिक दलों के वॉर रूम तक सुगबुगाहट तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी के लिए अपनी रणनीति का सबसे धारदार हथियार ढूंढ लिया है। इस बार भगवा खेमे का फोकस प्रदेश की उस आधी आबादी पर है जो चुनावी नतीजों की दिशा और दशा तय करने का माद्दा रखती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण के जवाब में बीजेपी ने महिलाओं को एक ऐसा मजबूत साइलेंट वोट बैंक माना है जो जाति और धर्म के संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर सुशासन और सुरक्षा के नाम पर मतदान करता है। आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। उत्तर प्रदेश ने इस समय करीब 6.09 करोड़ महिला मतदाता है और कुल मतदाताओं का लगभग 45.46% हिस्सा है। चुनाव आयोग के पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो यूपी की राजनीति में महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता लगातार बढ़ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो बीजेपी की सत्ता में वापसी की मुख्य वजहों में से एक माना गया। अब 2027 की चुनावी रणनीति प्राप्त करने के लिए बीजेपी सरकार महिलाओं को सीधे आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए एक बड़े मास्टर स्ट्रोक पर विचार कर रही है और खबरों के अनुसार पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के बीच हुई बैठकों के में इस बात को लेकर चर्चा हुई है कि महिलाओं के मन में कैसे उतरा जाए। इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए 3 मुख्य विकल्पों का मंथन चल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि तैयारी सिर्फ बीजेपी की तरफ से हो रही है। विपक्ष की नजर भी उत्तर प्रदेश में उस आधी आबादी पर है जो विधानसभा चुनाव में चेंजर साबित हो सकता है। मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने डबल इंजन की सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से न सिर्फ सशक्त किया है बल्कि उनका स्वावलंबन एवं सम्मान को भी सुनिश्चित करने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को आर्थिक रूप से सरकार के माध्यम से सहायता मिल रही है, जिसके चलते उनकी न सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है बल्कि वो सामाजिक रूप से भी मुख्य धारा में शामिल हो रही हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने पंजाब में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने और पार्टी संगठन के कार्यों की आज लंबी चली बैठक में विस्तृत समीक्षा की और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ अगले वर्ष के प्रारंभ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में कर्मठ और ईमानदार लोगों को पार्टी उम्मीदवार बनाने पर विशेष बल दिया। बैठक में बीएसपी ने पंजाब में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरह अकेले अपने बलबूते पर लड़कर अच्छा रिजल्ट लाने का संकल्प लिया, जिसकी खास वजह चुनावी गठबंधन से बीएसपी को सीट और वोट प्रतिशत दोनों में होने वाले घाटे को लेकर पार्टी के लोगों के मनोबल को गिराने से बचाना है। ऐसे में विरोधियों के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों का डटकर सामना करते हुए बेहतर रिजल्ट लाने की पूरी तैयारी जारी रखनी है। साथ ही 9 अक्टूबर को बीएसपी के संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि को भव्य तरीके से मनाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही अगले वर्ष 15 जनवरी 2027 को आयोजित होने वाले जन कल्याणकारी दिवस के मौके पर बीएसपी के आर्थिक सहयोग को बीएसपी पंजाब स्टेट यूनिट को पिछली बार से ज्यादा बेहतर करना है, जो अम्बेडकरवादी कारवा और मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने लखनऊ दौरे के दूसरे और अंतिम दिन बेहद व्यस्त नजर आए हैं। जी हां, इस दौरान उन्होंने राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के में मार्स हॉल में बूथ लेवल अधिकारियों के साथ एक विशेष संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भारतीय लोकतंत्र की मजबूती में इन अधिकारियों की भूमिका को सराहा। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल अधिकारी हमारे लोकतंत्र की असली आधारशिला है। ज्ञानेश कुमार ने आगे कहा कि ये अधिकारी अपनी पारदर्शिता और कर्मठता के लिए न सिर्फ अपने बूथ क्षेत्र के मतदाताओं के बीच
जाने जाते हैं, बल्कि इनकी ये पहचान पूरे भारत और विश्व स्तर पर भी है। इस उच्च स्तरीय संवाद के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बीएलओ की कार्यकुशलता की सराहना करते हुए उनके अमूल्य सुझावों को ध्यान में से सुना और उनकी चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी जिज्ञासाओं का संतोषजनक समाधान भी किया। चुनाव आयोग का ये कदम जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। लेवल ऑफिसर्स भारत के लोकतंत्र की आधारशिला है। हर बूथ लेवल ऑफिसर अपनी पारदर्शिता और कर्मठता के लिए न केवल अपने बूथ के मतदाताओं के बीच में जाना जाता है, बल्कि पूरे भारत में और पूरे विश्व में जाना और माना भी जाता है। भारत के सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स अपनी कर्मठता से जिस तरीके से कार्य करते हैं, इसीलिए उनके साथ संवाद स्थापित करना और इतना अच्छा वो काम करते हैं और कुछ उनके सुझाव भी थे, उन सुझावों को भी लेना, इसी काम के लिए हमने लखनऊ आए भी थे और सबसे हाईकोर्ट ने प्रयागराज के अत्तरसुइया स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल की एक नाबालिग छात्रा सुकेना रिजवी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने स्कूल की तय ड्रेस कोड के साथ अतिरिक्त रूप से स्कार्फ यानी हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की अनुमति मांगी थी। ये फैसला न्यायमूर्ति जे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने सुनाया। कक्षा 11वीं में दाखिले के समय स्कूल प्रबंधन ने कहा कि स्कार्फ पहनकर आना ड्रेस कोड का उल्लंघन है, इसलिए उसे प्रवेश नहीं दिया जा सकता। छात्रा ने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म अनुशासन बच्चों के बीच समानता, संस्थागत पहचान और धर्मनिरपेक्ष माहौल को बढ़ावा देता है, क्योंकि ये सभी धर्मों के छात्रों पर समान रूप से लागू होता है। हाईकोर्ट ने कहा था कि स्कूल का ड्रेस कोड तय करना पूरी तरह उचित है और इसमें बदलाव की मांग करने वालों की सोच में बदलाव होना चाहिए, न कि ड्रेस कोड में। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्कूल छात्रा की आस्था की स्वतंत्रता में कोई कटौती नहीं कर रहा, बल्कि केवल संस्थागत अनुशासन की मांग कर रहा है, जिसका यूनिफॉर्म एक अनिवार्य हिस्सा है। अगर व्यक्तिगत छात्रों को अपनी मर्जी से यूनिफॉर्म में बदलाव की छूट दी जाने लगे तो इससे यूनिफॉर्म की अवधारणा ही खत्म हो जाएगी। अब इस मुद्दे पर सियासी बयान सामने आने शुरू हो गए हैं। हिजाब पर कोर्ट के फैसले को लेकर सपा प्रवक्ता आजम खान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हिजाब मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। सपा प्रवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात कही। वहीं हिजाब मामले पर मौलाना यासूब अब्बास ने भी बयान दिया। देखिए, जिस तरीके से हिजाब को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आया है, मैं माननीय न्यायालय से इस फैसले पर पुनः विचार की अपील करता हूं, इसलिए कि हिंदुस्तान में हर मजहब को आज़ादी है पूरी तरीके से। हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी सब रहते हैं और बड़े अफसोस की बात है कि एक छोटी बच्ची के हिजाब के ऊपर पूरी तरीके से हाईकोर्ट ने पाबंदी लगा दी। मेरे ख्याल से हाईकोर्ट को पुनः विचार करना चाहिए, इसलिए कि अगर से कोई बच्ची हिजाब पहन के अपने स्कूल जाती है, अपने किसी काम से जाती है, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, अपने कॉलेज या स्कूल की लाइफ में, यूनिवर्सिटी की लाइफ में हिजाब पहनती है, तो हिजाब पहनने पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो निर्णय यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म को लेके आया है, जिसमें उन्होंने हिजाब को लेके कहा है कि ये यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। मैंने ये डिसीजन देखा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ इस तरह की बात कही होगी तो यकीनन ये बात आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी, क्योंकि हिजाब मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है। ये बात कर्नाटका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बार बार डिस्कस हो चुकी है। उसके बाद अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई टिप्पणी की है, डिसीजन दिया है या ऑब्जेक्शन किया है, तो यकीनन ये अपील के लायक है। झारखंड में एमएमडीआर बिल के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस ने 27 अगस्त को बोकारो जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है और इस सिलसिले में आज बोकारो पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए खान और खनन अधिनियम संशोधन 2026 को लेकर जमकर नाराजगी जाहिर की। तो वहीं उन्होंने संशोधित एमएमडीआर बिल को संविधान पर हमला बताते हुए ये कहा कि इसके लागू होने से झारखंड को हर साल करीब 14,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होगा।
राजेश ठाकुर ने ये भी कहा कि राज्य को मिलने वाली ये राशि नहीं मिलने से महिला सम्मान योजना जैसी योजना प्रभावित होगी और राज्य की महिलाओं को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी तरह उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ सत्ताधारी दल की महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि भाजपा नेताओं के परिवार की महिलाओं को भी इसका लाभ मिल रहा है। इसके अलावा राजेश ठाकुर ने भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वे MMDR बिल के संशोधन को राज्य के हित में बता रहे हैं तो उन्हें ये बताना चाहिए कि इससे राज्य को क्या लाभ होने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस बिल से होने वाले नुकसान की जानकारी दे। ये दावा करते हुए राजेश ठाकुर ने बताया कि भाजपा के कई कार्यकर्ता और नेता भी दबे जुबान कांग्रेस के इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। विशेष करके झारखंड को नुकसान पहुंचाने के लिए ये MMDR का बिल लाने का काम किया है कि जो हम शेष लेते थे उससे हमें वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। आप जानते हैं कि प्रदेश की लोकप्रिय सरकार ने महिला सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपए माताओं बहनों को दे रही है और उसमें ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी विशेष के लोग ले रहे हैं। हर दल के संबंधित लोग, हर वर्ग के संबंधित लोग कहीं न कहीं मैया सम्मान योजना का लाभ पा रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के विरोध में बुलाई गई संतों की प्रस्तावित बैठक को लेकर आज अयोध्या में हंगामा खड़ा हो गया है। रामायण आश्रम में आयोजित होने वाली इस बैठक को पुलिस के अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद संतों और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बन गई। संतों का आरोप है कि बैठक शुरू होने से पहले ही स्थानीय पुलिस ने आश्रम के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और कई संतों को कुछ देर के लिए नजरबंद कर दिया गया। इस कार्रवाई से नाराज संतों ने जिला प्रशासन पर ट्रस्ट से मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाया। विरोध प्रदर्शन के दौरान संतों ने जमकर नारेबाजी की। आश्रम के बाहर चंदा चोरो अयोध्या छोड़ो के नारे गूंजते रहे। अयोध्या के संतों का कहना है कि राम मंदिर निर्माण के लिए आए चंदे के मामले में सच्चाई को दबाया जा रहा है और आरोपियों को बचाया जा रहा है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बैठक में शामिल महंत जन्मेजय शरण प्रकाशानंद गिरी उर्फ कंप्यूटर बाबा और महामंडलेश्वर परमानंद गिरी समेत कई प्रमुख संतों ने कहा कि वर्तमान ट्रस्ट संतों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। संतों ने एक स्वर में मांग की है कि वर्तमान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए और उसकी जगह संतों के नेतृत्व वाला नया ट्रस्ट बनाया जाए जो पारदर्शी तरीके से काम करे। विरोधी गुट ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो जल्द ही 1 लाख संतों को लेकर अयोध्या में एक महाबैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। चंदा चोरी की बात तो बहुत पुरानी हो रही है और अभी तक जांच निष्पक्ष नहीं हुई है। हमारे कंप्यूटर बाबा मध्य प्रदेश सरकार में शासन में मंत्री भी रहे हैं पूर्व में। ये हमारे बहुत मित्र हैं, अभिन्न हैं। इनके आगमन की सूचना सुन करके मैं आया और यहाँ पर चंदा चोरी की जो बात आई है वो आप लोग जानते हैं, आप लोग की मीडिया में तमाम चर्चाएं इस प्रकार से आई हैं। माननीय जोगी जी मुख्यमंत्री यहाँ के हैं, संत हैं, उनका हम सब सम्मान करते हैं। आज हम सब संत समाज ने यहाँ आकर के पूरे अयोध्या के, केवल अयोध्या के संतों की बैठक रखी। हजारों की संख्या में ये हाल है बाजू में, परंतु पुलिस प्रशासन ने, यहाँ डीएम ने, एसएसपी ने, प्रशासन ने इतना घेराबंदी कर दी कि सारे आश्रमों से महात्माओं को नहीं आने दिया। और ये देखिए हम लोग गेट पे कर रहे हैं और ये सब बंद कर दिया, उन्होंने कुछ भी नहीं होने दे रहे। रक्षाबंधन से पहले धनबाद में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बेहद अनोखा और भावनात्मक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर सिर्फ उनकी लंबी उम्र की कामना नहीं की, बल्कि उनसे सड़क पर सुरक्षित चलने और यातायात नियमों का पालन करने का भी वचन लिया। धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार के निर्देश पर जिला प्रशासन, यातायात पुलिस और शिक्षा विभाग की ओर से चलाए जा रहे इस विशेष अभियान में 40 से अधिक स्कूली छात्र शामिल हैं। सड़क पर हाथों में राखी, तिलक, फूलमाला और जागरूकता वाले ये पोस्टर लेकर खड़ी ये छात्राएं लोगों को एक खास संदेश दे रही है। सड़क पर सुरक्षित चलिए क्योंकि आपका जीवन आपके परिवार के लिए बेहद कीमती है। छात्राओं ने
बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों और बिना सीट बेल्ट लगाए 4 पहिया वाहन चला रहे लोगों को रोककर उनकी कलाई पर राखी बांधी, तिलक लगाया और फूल माला पहनाकर यातायात नियमों का पालन करने का संकल्प दिलाया। इस विशेष जागरूकता अभियान अगले 3 दिनों तक चलेगा। इसके बाद भी यदि वाहन चालक यातायात नियमों की अनदेखी करते पाए गए तो प्रशासन उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई भी करेगा। जो आगामी जो पर्व आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे उपायुक्त महोदय धन्यवाद और वरीय पुलिस अधीक्षक धन्यवाद महोदय के द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाने का कार्यक्रम बनाया गया था कि यहाँ पे जिला परिवहन विभाग एवं शिक्षा विभाग के साथ संयुक्त रूप से स्कूल के बच्चियों के साथ में तो इसके माध्यम से जागरूक किया जा रहा है, लोगों में भी दिलचस्पी बढ़ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। पटना में छात्रों का प्रदर्शन। बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम में बदलाव की मांगों को लेकर सीएम हाउस घेरने निकले छात्र। पुलिस और छात्रों के बीच हुई झड़प, छात्रों पर लाठीचार्ज, दौड़ाकर पीटा। लखनऊ में यूपी पीएससी छात्रों ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर किया प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे छात्रों ने हाथों में तख्ती और बैनर लेकर दर्ज किया विरोध। डिप्टी सीएम ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से की बातचीत। लखनऊ में सीएम योगी ने कृषि विभाग और मंडी परिषद में 3,572 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। सीएम योगी ने 2017 से पहले की भर्ती प्रक्रिया पर साधा निशाना। कहा, सपा सरकार में नौकरी का विज्ञापन निकलते ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकलना पड़ता था। नागपुर में गडकरी ने दिया रिटायरमेंट का संकेत। गडकरी बोले, अब मैं पहले की तरह ज्यादा काम नहीं कर सकता, अब नई पीढ़ी के हाथ में देना चाहिए काम। गडकरी के बयान पर सियासी अटकलें शुरू। स्कूल में हिजाब पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। स्कूल में स्कार्फ या हिजाब पहनने की अनुमति नहीं। कोर्ट ने कहा, ड्रेस कोड पंथ निरपेक्षता को मजबूत करने वाला। हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं।